नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे साहब से। पांडे साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले पांडे साहब ये जानना चाहेंगे कि आपने सियासत में आने का फैसला कैसे किया? छात्र जीवन से जब हम इंटर में पढ़ रहे थे हम लोग, तभी एक लगा कि समाज सेवा का माध्यम राजनीति होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा प्लेटफार्म है। अगर आप ईमानदारी से राजनीति करते हैं तो समाज सेवा बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। चूँकि हमारा बैकग्राउंड फ्रीडम फाइटर फैमिली का रहा है, हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ऐसे में मेरे फादर मेडिकल ऑफिसर रहे, नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई। तो ये सब लेके जैसे एक मन में एक भाव था कि राजनीति में, जैसे शुरू से ही कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे नौकरी बिजनेस कहीं जाना है, ये मेरे मन में भाव था। पांडे साहब, सियासत में कोई ना कोई गॉडफादर होता है। आप अपने गॉडफादर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप गॉडफादर मानते हो, या आप संघर्ष के बलबूते अपनी जगह बनाए, कैसे देखते? चूंकि जिस जिले से हम राजनीति कर रहे थे, आजमगढ़, जो अपने आप में पूरे प्रदेश और देश में जाना जाता है, वहाँ की सियासत में ब्राह्मण की राजनीति एक थोड़ा कठिन संघर्षपूर्ण कदम था। ऐसी स्थिति में शुरुआत तो मैंने 91 से अपने संघर्ष के बल पे ही किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद, चूँकि उस समय ब्रह्मचारी जी, आदरणीय चंद्रवल्ली ब्रह्मचारी जी एक बड़ी शख्सियत जिले के हुआ करते थे। 2 बार वो निजामाबाद से एमएलए भी रहे और उनका कॉलेज जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी तक गई थी, तो वो जिले की एक बड़ी शख्सियत थे। तो उनके सानिध्य में काम करने का, उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके सानिध्य में काम करना हमने शुरू किया। इसके बाद आजमगढ़ की राजनीति में उसी दौरान, उसके कुछ ही पहले श्री राम नरेश यादव जी संजोग से हमारे जिलों के गौरव रहे, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, और वो भी अन्य दल से कांग्रेस में आ गए थे। और चंद्रजीत यादव जी, मैं समझता हूँ देश विदेश की जानी मानी शख्सियत थे, और आजमगढ़ का नाम चंद्रजीत यादव जी से और रोशन होता है, वह भी शख्सियत हमारे ज़िले में थे। और हाल ही में चुनाव जीते, 84 से 89 तक एमपी रहे डॉक्टर संतोष सिंह, जो यूथ कांग्रेस के तब यूपी और उत्तरांचल एक हुआ करता था, उसके अध्यक्ष थे। तो एक 3 बड़ी शख्सियत, जिसमें मुझे कहने में संकोच नहीं है कि चंद्रजीत यादव जी की शुरुआत कम्युनिस्ट और कांग्रेस से होते हुए भले अन्य दलों में गए, लेकिन चंद्रजीत जी निश्चित रूप से इनमें से एक बड़ी शख्सियत थे। तो इनके साथ काम करने का मौका मिला। अब इन्हें चाहे हमारा मार्गदर्शक समझ लीजिए, आदर्श समझ लीजिए, या गॉडफादर समझ लीजिए। पांडे साहब, आप शुरुआती दौर में, जो आपके सियासी जीवन का शुरुआती दौर है, आप यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहे जिले के, फिर मेन कांग्रेस में भी जनरल सेक्रेटरी रहे, काफी लंबा समय आपने जिले की सियासत को किया, फिर प्रदेश की सियासत में आपकी एंट्री हो गई, और लंबे समय से आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो जो समय आपने दिया, काफी लोगों को चुनाव लड़ाया, संतोष सिंह जी को आपने चुनाव लड़ाया, और चंद्रजीत यादव जब कांग्रेस में सिंगल जनरल सेक्रेटरी होता था, तब चंद्रजीत यादव जी कांग्रेस के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हुआ, और इंदिरा जी के किचन कैबिनेट के मेंबर के रूप में देखे जाते थे। उनको आपको चुनाव लड़ाने का गौरव मिला। राम नरेश यादव जी के साथ लंबा काम किया। तो इन विभूतियों के साथ आपने काम किया। आजमगढ़ से फिर लखनऊ का जो सफर हुआ, उस सफर की बानगी को कैसे परिभाषित करें? आजमगढ़ में चंद्रजीत यादव जी, मैं समझता हूं उनके जीवन का आखिरी चुनाव था। इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था, चुनावी राजनीति से संन्यास लिया था। उस चुनाव का संचालन मैं कर रहा था, और मैंने एक चीज़ देखा है कि आज की राजनीति और उन लोगों की राजनीति में कितना अंतर था, कि चंद्रजीत यादव जी जैसा व्यक्ति, उस समय कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी और आजमगढ़ लोकसभा वो लड़ रहे थे, और सारे कार्यकर्ता थोड़ा सा चुनाव के दौरान, लगभग 3-4 बजे के दिन, वोटिंग का दिन था, और काफ़ी वो हताश की स्थिति में कार्यकर्ता थे। लेकिन मैंने उस शख्सियत को देखा और बड़ा कुछ सीखने को मिला कि वह सबका मनोबल काउंटिंग तक बढ़ाते रहे। काउंटिंग के दिन तक उन्होंने कहा, नहीं, चुनाव में हताश नहीं होते हैं, हम अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि उतना बड़ा नेता, उनको पता था कि मेरी क्या स्थिति है, और उन्होंने जिस तरह से काउंटिंग कराया और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल मतलब ऊंचा किया, चुनाव हारने के बाद भी उनकी मीटिंगें और लोगों से आना जाना, मिलना जुलना रहा। मुझे ये लगा कि इस तरह से यह राजनीति का पैमाना होना चाहिए, यह राजनीति का एक आदर्श होना चाहिए। इसी तरह से मैंने संतोष जी का भी चुनाव, राम नरेश जी के वहाँ, मेरे राजनीति में आने के बाद कई चुनाव, सबसे ज़्यादा वहाँ राम नरेश जी लड़े, एमएलए और एमपी सब। तो
हाँ, फूलपुर से 2 बार इस दुर्दिन में भी वो रहे और ऐसी स्थिति में इन लोगों के बड़े लोगों के साथ काम करने का अनुभव मिला। इसके बाद वहाँ से जहाँ वहाँ ज़िले में भी तमाम पदों पर मैं प्रवक्ता था, उपाध्यक्ष था, महामंत्री उपाध्यक्ष होते हुए फिर मैं प्रदेश में आया। प्रदेश में चूँकि पीसीसी का मेंबर मैं 91 से ही हो गया था और प्रदेश में आया तो एक मेरे मन में था कि प्रदेश में कार्य किया जाए। तो प्रदेश में भी लोगों ने उस समय सलमान खुर्शीद साहब थे संयोग से, उन्होंने बड़ा मेरी मदद किया और मतलब मुझको आगे बढ़ाने का काम किया और फिर उस समय मैं पीसीसी के मेंबर और तमाम पदों पे संगठन के रहते हुए राज बब्बर जी के समय में मैं प्रवक्ता हुआ। और राज बब्बर जी से पहले निर्मल खत्री जी का जो दौर चल रहा था उनके लास्ट पीरियड ही कह लीजिए मुझको उन्होंने बनाया और बनाने के बाद उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा, अच्छा लगा होगा। इसके बाद राज बब्बर जी ने भी मुझको बनाए रखा और आज का भी जो नेतृत्व है मैं समझता हूं कि आज का नेतृत्व निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करते हुए हम सरकार का एक अंग बनेंगे, ऐसा लग रहा है। इन लोगों के साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव हो रहा है। पांडे साहब, आप बहुत जीवट वाले जिंदा दिल लोगों के साथ आपने काम किया और तकनीकी रूप से उनको गॉडफादर चाहे संतोष सिंह जी हो, चाहे चंद्रजीत यादव हो, चाहे राणा ऋषि यादव हो, निश्चित तौर पर जो आजमगढ़ की प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी थी उसके सदर क्यों नहीं बन पाया? दरअसल जब मैं प्रदेश की राजनीति में अपने को प्रदेश में जब स्थापित करने का प्रयास करना शुरू किया तो मुझे कहने में संकोच नहीं है कि निर्मल खत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि जिलाध्यक्ष होने के बाद मैं बहुत लंबा समय ज़िले में दिया हूँ, फिर मुझे लौट के ज़िले में जाना होगा और मेरे मन की एक भावना थी कि ज़िले में बहुत समय दिया और थोड़ा समय मुझे प्रदेश में देना चाहिए। इसलिए उस दौरान निर्मल खत्री जी निश्चित मुझे बना रहे थे, लेकिन मैं प्रदेश में कार्य करने का इच्छुक था और मैं ज़िले में जाने का इच्छुक उस समय नहीं था। कृष्णकांत जी, कांग्रेस होल की बात करते हैं जी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उत्तर प्रदेश में, दो रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जी जी और आप जिस सियासी टापू से आते हैं आजमगढ़, जी वहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुत मजबूत पोजीशन। हाँ हाँ बिल्कुल सही। आप देख लीजिए कि 91 में जनता दल से चंद्रजीत यादव जी हाँ शुरुआत हो गई, 89 के बाद, हाँ 89 में रामकृष्ण यादव बीएसपी से हाँ पहले शुरुआत हो एमपी। गई, पहले एमपी नॉन कांग्रेस, 84 में संतोष सिंह वहाँ एमपी थे कांग्रेस के, लास्ट एमपी संतोष सिंह है। उसके बाद पार्लियामेंट में आपका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, चाहे 89 के बाद 91 हो, 96 हो, 98 हो, 99 हो, 2001 हो, 4 हो, 9 हो और 14 लगातार देखते जाए कि आपका पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। असेंबली में सिर्फ राणा ऋषि यादव 2 बार सदन में गए, वो ये मानिए कि 84 के बाद ही वहाँ कांग्रेस बैकफुट कर रहा है। तो एक तरह से, और जबकि दलित, मुस्लिम और यादव का एक बड़ा वहाँ सामाजिक त्रिकोण है, ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की संभावनाएं कैसी हैं 22 को लेकर के? क्योंकि अब जो लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में उस एक चर्चा है कि भाई बैकवर्ड में बहुत अच्छा काम कर रही और बैकवर्ड का ही टापू कहा जाता है आजमगढ़। तो अब बदली हुई परिस्थितियों में आप चूंकि आजमगढ़ में लंबे समय तक आजमगढ़ की लोकल लीडरशिप आपके हाथ में रही है और अब भी गाहे बगाहे चूंकि आप खुद आजमगढ़ सदर से तैयारी कर रहे हैं, बूथ वाइज मूवमेंट कर रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, ये सही है कि 84 के चुनाव के बाद 89 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की अच्छी परफॉर्मेंस रही और मैं समझता हूं रामकृष्ण यादव जी पहले बार बीएसपी के उम्मीदवार जीते और उनसे और कांग्रेस के उम्मीदवार में कुछ 10-12 हज़ार वोटों का अंतर था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन 89 के बाद की स्थिति और कमज़ोर होती चली गई। हाँ, रामनरेश जी 2 बार इन बुरी परिस्थितियों में भी वहाँ से चुनाव जीते और यह सच है कि आजमगढ़ पिछड़ी जाति का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान भी है हमारे यहाँ, अपर क्लास भी हैं, लेकिन वहाँ पिछड़ी जात का गढ़ है और ऐसे में राजनीति में पैदा हुए तमाम लोग जो आज के तारीख में वहाँ से एमपी हैं, एमएलए हैं, सपा और बसपा का ही बराबर कमोबेश वहाँ कब्जा रहा। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वहाँ हत्याओं का दौर चल रहा है, अपहरण का दौर चल रहा है, अराजकता चरमोत्कर्ष पे चल रही है, वहाँ की स्थिति है कि अब लोग इन लोगों से ऊब गए हैं। अब जनता में बात करने पर हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, जनता में बात करने से लगता है कि समाजवादी पार्टी भी कई बार यहाँ 4-4 बार मुख्यमंत्री बना चुके,
आजमगढ़ के लिए कुछ जो विशेष कहा जाए, एक ज़माने में चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि मैं बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता हूँ। आज उस स्थिति में ना बहुजन समाज पार्टी ने कोई इस तरह का ऐतिहासिक कार्य किया, ना समाजवादी पार्टी जितने पावर में थी, उन पावर में रहते हुए भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। छोटा मोटा काम अलग चीज़ है, लेकिन पावर में रह के चंजीत जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मऊ आजमगढ़ एक था, काटन मिल, बंधा जो आजमगढ़ डूब जाता था, सेंट्रल स्कूल, संतोष सिंह के ज़माने में नवोदय विद्यालय, राम नरेश जी के ज़माने में तमाम पुल पुलिया अंडरपास जितना कार्य हुए, यह सारे कार्य यह बताते हैं कि वहाँ के जनहित के हुए। अब कोई व्यक्तिगत अपने लिए काम कर ले, सपा और बसपा के जितने भी नुमाइंदे वहाँ हुए, इन्होंने व्यक्तिगत अपने को तो मजबूत करने का काम किया और जनता को गुमराह करके वोट लेने का भी भरपूर काम किया, जाति और धर्म और मजहब फैला के। लेकिन आज की स्थिति 2022 की यह लग रही है कि जनता तो जागरूक तब भी थी, हम नहीं कहेंगे कि जनता जागरूक नहीं थी, लेकिन वह अब ऊब गई है इस जाति से, धर्म से, और भाजपा के आने के बाद तो जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा प्रयास किया, एक बार वहां से सांसद रमाकांत यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हुए, लेकिन उसको या तो मैं ये कहूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाते हुए कि रमाकांत के नाते भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ये दोनों में असमंजस की स्थिति है। तो इन सारे हालातों को देखते हुए अब वहाँ की स्थिति है कि 2022 के चुनाव में मैं तो ये नहीं कहता कि 10 सीट आजमगढ़ में है, 10 सीट पे कांग्रेस विजय पाने जा रही है, लेकिन हमारा प्रदर्शन आजमगढ़ में बहुत अच्छा रहेगा। 89 के बाद ये पहली बार आजमगढ़ में 2022 का प्रदर्शन सराहनीय होगा। आप देखिए जिस सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 84 से ही दुर्गा प्रसाद यादव बीजेपी की लहर में 2017 में भी उन्होंने घोषणा की। बिल्कुल, लगातार 84 से वो लगातार सदन में है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो इतने समाजवादी पार्टी के इतने बड़े हैवीवेट से किस तरह की तैयारियों के साथ आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, क्या तैयारी? देखिए ओपी जी, समाज में जनता ही किसी को बहुत भारी बनाती है, जनता ही किसी को हल्का बना देती है। दुनिया में जिसको जाना जाता था आजमगढ़ के चंजीत यादव को, जनता ने ही 4 बार एमपी, 4 बार एमएलए आजमगढ़ से बनाया। और आपने खुद कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि एक बार सिंगल वो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे, जो कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और रसा के और भारत के समझौतों के लिए भी उनको एक सूत्रधार माना जाता है, सारी चीज़ें थी, और जनता ने उनको 18,000 वोट पे भी लिया के गिरा दिया था। तो भारी और हल्का करने का काम तो जनता का है। जिस तरह से आपने सही कहा 84 से लगातार हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी पिछली कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वह मैंने बताया ना कि सारी परिस्थितियां इतनी है कि अब जनता बदलाव की ओर है। 84 का मतलब हो गया कि 16 साल, 20 साल, 36 साल, 38 साल हो जाएंगे 22 में। अब जनता बदलाव की ओर है। अब जनता बदलाव भी चाहेगी तो ऐसा बदलाव चाहेगी कि उसके साथ कोई स्वच्छ, साफ, ईमानदार राजनैतिक व्यक्ति आए। कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं आए जिसका कहीं न कहीं पिछला इतिहास अपराध का रहा हो या कहीं कुछ और रहा हो। पांडे साहब, आपकी जो नेता है प्रियंका गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज में, वो पूर्व प्रमुख की बात करती हैं, बड़ी गंभीरता से उन्होंने बात किया। माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पे कांग्रेस बढ़ रही है, जो आपकी बूथ संरचना है उसको लेकर के ग्राउंड पे आपकी कैसी तैयारियां हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, जोड़ने का जो कार्यक्रम है, जो कि होल की पार्टी रही है, तो जो दर्शन है उस दर्शन को लेकर के कैसे जा रहे हैं और सरकार की नाकामियों को कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जनता के बीच में जो बूथ स्तर पे जा रहे हैं, जैसे हर जगह हम तो नहीं जा पा रहे हैं, हम भी जाएंगे, हमारे लोग भी जा रहे हैं, हमारे और लोग भी लगे हुए हैं, सारे कांग्रेस के लोग जिस तरह से बूथ स्तर पे जा रहे हैं, जिसमें हमारी जिला कांग्रेस कमेटी इकाई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इकाई का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो यह लोग जो जा रहे हैं बूथ स्तर पे, तो हमारे लिए कोई एक जाति महत्वपूर्ण नहीं होती है और ना एक धर्म महत्वपूर्ण होता है। हम तो ब्राह्मण के यहाँ भी जाएंगे, दलित के यहाँ भी जाएंगे, ओबीसी के यहाँ भी जाएंगे। आजकल राजनीति का ट्रेंड चल गया है कि यादव छोड़ के ओबीसी और वो जाटो यानी हरिजन दलित छोड़ के वो, हमारे यहाँ वो सब नहीं है। हम यादव के यहाँ भी जाएंगे, ओबीसी के यहाँ भी जाएंगे, हरिजन के यहाँ भी जाएंगे। हरिजन हमारा पुराना वोट बैंक रहा है, यादव भी हमारा वोट बैंक रहा है। कभी एक ज़माने में लक्ष्मी शंकर यादव जी संविधान सभा के सदस्य थे, इससे बड़ी मतलब महत्वपूर्ण पद क्या हो सकता है। जो ये बनारस के श्यामलाल यादव जी हमारे उपसभापति रहे राज्यसभा के, क्या इससे बड़ी पोस्ट और क्या हो सकती है। तो हम तो यादव को भी ये नहीं मानते कि नहीं वह सपा का है उसके यहाँ न जाए, वो भी हमारा है। दलित बसपा का हमें कतई नहीं मानते, और बसपा की तो ऐसे भी धारक कुंद हो चुकी है, अब तो सही है कि वो रिटायरमेंट के करीब हैं।
तो ऐसी स्थिति में दलित निश्चित रूप से वापस केवल और केवल कांग्रेस की ओर आस भरी निगाह से देख रहा है, क्योंकि 72-73 साल के आज़ादी के बाद अगर दलित के लिए भी किसी ने कुछ किया है तो वह कांग्रेस ने किया है, या पिछड़ों के लिए भी अगर कुछ किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और अगड़े तो जाने ही जाते हैं। जब हमारी पार्टी कमज़ोर हुई तो निश्चित रूप से यह लोग कहीं न कहीं अन्य दलों में 3 दलों में बटे, हम कमज़ोर हुए। आज यह तीनों वर्ग यह देख रहा है कि इस बंटने का हमें फ़ायदा क्या मिला। पांडे साहब, आपके बारे में चर्चा है कि जो कांग्रेस के लगातार कोषाध्यक्ष रहे, ट्रेजरर रहे, मोतीलाल वोरा साहब के बहुत नजदीकी मिली आप। प्रियंका गांधी साहब के साथ, प्रियंका गांधी मैडम के साथ भी काफी आपने काम किया। राहुल गांधी जी का भी आपको खूब सानिध्य मिला। इन लोगों का जो आपका संबंध रहा, पॉलिटिकल संबंध या व्यक्तिगत संबंध कहा जाए, इसको किस आईने से देखते हैं? नहीं, मैं कहाँ से ऊर्जा की जो खुराक आपको मिली इन लोगों के साथ? नहीं, ये सही है कि मोतीलाल वोरा जी हमारे आदर्श हैं, हमारे नेता हैं, भगवान उनको दीर्घायु करे। और मोतीलाल वोरा जी ने दिल्ली जाने पे मिल के और उन्होंने जितना मनोबल बढ़ाने का काम किया और जिस तरह से उन्होंने हमें आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने हमको कांग्रेस जिसे कांग्रेसमय कर देने का काम किया, मैं उनका आभारी जीवन भर रहूँगा। और राहुल जी से भी कई बार मिलने का अवसर मिला, और लोग चाहे जैसे भी कहें, मैं जितनी भी बार मिला, मैं उनसे 12 उस तुगलक लेन वाले भी मकान में मिला हूँ। उस समय विधानसभा के चुनाव में लोगों से बुला बुला के पूछ रहे थे। इसके बाद 10 जनपद में कई बार मिला। उनसे मिलने के बाद जैसे वो ऊर्जा मिलती है कि आप 6 महीना तो ऐसे कांग्रेस में रहेंगे, यह एनर्जी मिलती है इन लोगों से मिलने के बाद। प्रियंका जी जब से प्रभारी बन के आई, जब वो लखनऊ आई, उनके कार्यक्रम में, उनके जहाँ जहाँ भी गई उत्तर प्रदेश में, उनके कार्यक्रमों में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने देखा कि निश्चित रूप से प्रियंका जी में इंदिरा जी की पूर्णतया छाप है। पांडे साहब, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो नई लीडरशिप है, अजय कुमार लल्लू साहब स्टेट प्रेसिडेंट है, तो जो एक अवधारणा बनी है कि भाई संघर्ष में आ गई कांग्रेस, किसी भी मुद्दे पर बड़ी तेजी से इमीडिएट इफेक्ट रिएक्शन आता है, मूवमेंट दिखती है, वो मूवमेंट बड़ी तेजी से आती है, इसको कैसे व्याख्यायित करेंगे? बदली हुई परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं? जिस तरह का संघर्ष हो रहा है, क्या एक्सेप्टेंसी भी उसी लेवल पे है ग्राउंड? आज अजय कुमार लल्लू जी जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, आज के माहौल में जहां सपा, बसपा, कांग्रेस और वही भाजपा जहां अपनी अराजकता से पूरे प्रदेश की जनता को त्रस्त कर दी है, मैं समझता हूं अजय कुमार लल्लू आज कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की जनता की आवश्यकता है। जिस तरह से कहीं भी संघर्ष करने के पूरे प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, जितनी गिरफ्तारियां लल्लू जी की यह सरकार कराई, मैं समझता हूं आप तो बहुत अच्छे राजनीतिक जानकार हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि किसी और राजनीतिक दल का व्यक्ति इतना गिरफ्तार हुआ हो। यह गिरफ्तारी तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल ही रही होगी। वो जहां भी जाते हैं, इसके पहले अभी 2 दिन पहले जा रहे थे आजमगढ़ और बलिया, पत्रकार की हत्या में बलिया, यहाँ तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। जा रहे थे आजमगढ़ में सुरेंद्र यादव की हत्या हुई थी, वह जा रहे थे, उनको बीच में रायबरेली के सलोन में ही गिरफ्तार कर लिया गया सारे साथियों के साथ उनको। तो मैं समझता हूं कि आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है, इसमें अजय कुमार लल्लू से बेहतर अध्यक्ष कोई हो नहीं सकता। और हम उनके नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका जी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव में सरकार का अंग होंगे, सरकार का हिस्सा होंगे। पांडे साहब, 2017 में आपने अलायंस किया समाजवादी पार्टी के साथ, 1996 में आपने अलायंस किया था बीएसपी के साथ विधानसभा चुनाव में, पार्लियामेंट में भी आपने अलायंस छोटे दलों के साथ, महामंडल के साथ, छोटे दलों के साथ, वो बदायूं के आसपास 3 पार्लियामेंट सेगमेंट पे। तो जो अभी चर्चा है नई लीडरशिप, ये फुल्ली 403 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। आपकी जो लीडरशिप है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, लंबे समय से आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो बहुत जिम्मेदारी भरे पद पर हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि करीब 100, 103, 105 सीटें आप लड़े, कुछ सीटें आपने टेंडर कर दी, कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे 2017 में, सिंबल आपका था, और उधार का मामला चला, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो गई। रायबरेली जैसे जो गढ़ है आपका, वहां भी फ्रेंडली फाइट हुई, गौरीगंज में भी फ्रेंडली फाइट हुई। तो जो 2017 में जो अलायंस रहा, करीब 100-110 सीटें आप सीरियस लड़े, बाकी सीटों पर पलायन जैसे हुआ, कार्यकर्ताओं का हुआ, उम्मीदवारों का हुआ, जो टोटा हुआ, ये पलायन का जो दौर चला, आप उसको कैसे ग्राउंड पर कैसे मजबूती देंगे? क्योंकि आपको उम्मीदवार भी चाहिए और ग्राउंड पे वर्कर भी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला,
उसमें अपर क्लास खासकर, जैसे आपका पुराना जो वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी की तरफ गया, दलित वोट बैंक बीएसपी की तरफ गया, मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ, ऐसी जनचर्चा। ऐसे हालात में अब जो आपका रोड मैप आ रहा है, कैसे लोगों को लाएंगे, कैसे कैंडिडेचर डेवलपमेंट होगा, कैसे ग्राउंड पे वर्कर डेवलपमेंट होगा। और चूंकि सेमिनार जो आपके हो रहे हैं रायबरेली और 3-4 पार्लियामेंट, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, 3-4 पार्लियामेंट में ही ट्रेनिंग सेमिनार आपके हो रहे हैं, तो पूरी 403 सीटों का, और उत्तर प्रदेश जातीय राजनीति की बड़ी नर्सरी है, और आप पोल की बात करते हैं। और जो छत्रप है, जातीय छत्रप, भाई वो दौर एक आपका था कि लक्ष्मी शंकर यादव थे, स्वामी प्रसाद सिंह थे, और अलग अलग विश्वनाथ सिंह कुशवाहा थे, बैकवर्ड के भी फेस थे और दलित के भी फेस थे, अपर क्लास में भी आपके फेस थे। स्थितियां अब दूसरी सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश में जो सियासी चक्र है उसमें आप कैसे क्या मॉड्यूल पेश करने जा रहे हैं? देखिए, ये सही है कि हमारा जो 2017 का अलायंस और 96 तो लंबा हो गया। 17 में हमारा अलायंस रहा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ये हमारे हाईकमान का सारे लोगों से राय परामर्श के बाद निर्णय रहा, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज की जो स्थिति है, आपने कहा पलायन हुआ। आप देख रहे होंगे रोज नित्य तमाम दलों के लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उन दलों के लोग पार्टी ज्वाइन, जो पलायन हुआ उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास लोग आ रहे हैं, जनाधार वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 10 सीरियस उम्मीदवार न हों। अगर 403 विधानसभा, 4000 उम्मीदवार अगर आप ढूंढेंगे, चूंकि आप बहुत पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पे पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाले, मैं समझता हूँ आपसे बढ़िया शायद कोई पत्रकार हो, मेरी निगाह में आपके अलावा कोई दिख नहीं रहा। आप खुद और आजमगढ़ के बारे में भी अच्छा जानते हैं, प्रदेश के तमाम जगहों के बारे में जानते हैं, लेकिन हर जगह एक विधानसभा पे 10 आपको उम्मीदवार अच्छे मिलेंगे। और जब जनता 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, या कोई कह नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी, सपा बसपा, यही ट्रेंड काफी दिनों से चल रहा था। और उस ट्रेंड के बाद अचानक जो है बीजेपी निकल के आई है आगे। आज जो हमारा संघर्ष है, जिस तरह से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में, चाहे सोनभद्र में हो, लखनऊ में हो, पहुंच जा रही हैं सब जगहों पे संघर्ष करते हुए, कम परेशान किया जा रहा है। प्रियंका जी का घर ले लिया गया, गांधी परिवार का, जिस गांधी परिवार के इंदिरा जी और राजीव जी ने देश के लिए शहादत दिया, उनकी सुरक्षा ले ली गई। आप बेहतर जानते हैं इस बात को। ये क्या हो रहा है? यह बदले की भावना से, ईर्ष्या की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और इसका एकमात्र कारण है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी और लखनऊ में भी यह अच्छी तरह से पता है कि अगर इस देश में भाजपा का कोई विकल्प है तो केवल कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा का कोई विकल्प है तो केवल कांग्रेस। इसलिए अब जनता की आवाज को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे वह हत्याएं हों, बलात्कार हों, चाहे किसी भी प्रकार का हो। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप किसी भी गरीब परिवार के हाथ में जब तक नगद पैसा नहीं देंगे, इस अर्थव्यवस्था से हमारी जनता उबर नहीं पाएगी। सुन नहीं रहे हैं ये लोग, आज भूखमरी के कगार पे हैं। गांव कनेक्शन की एक सर्वे आया था, गांव कनेक्शन मैं नहीं मानता कि साइंटिफिक है, लेकिन फिर भी उसका सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका सर्वे आया था कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में 35% लोग रात को बिना खाना खाए उत्तर प्रदेश में सो रहे थे। यह लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सरकार सत्ता में नहीं है, न दिल्ली में न लखनऊ में, लेकिन जो हमसे हो सक रहा है जनता के लिए हम 2 कदम चल रहे हैं, उनके मदद में हम खड़े हैं। यही हमारा कारण होगा कि जनता हमको 2022 में बैक करेगी। 2007 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीएसपी को, 2012 में समाजवादी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, और 17 आते आते एक क्लीन स्वीप बीजेपी, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही। क्या 2022 में सिंगल आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या अलायंस में सरकार बनाने की? नहीं, अभी हमारा प्रयास सिंगल मेजॉरिटी की ओर इसलिए चल रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, जैसा हमारी अपेक्षा है, जैसा हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम 202 प्लस में आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। और यह कहना कि नहीं हम 5 और 7 से 202 कैसे पहुंच जाएंगे, यह आपने बड़े अच्छे से देखा होगा, बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, कि जहां भाजपा 2 एमपी कभी हुआ करती थी 303 पे पहुंच गई। और इसलिए यह कहना बहुत उचित नहीं है कि नहीं हम 7 से या 5 से 202 कैसे पहुंच जाएंगे। यह जनता के ऊपर है, और जनता चूंकि देख रही है, चारों दलों के कार्यों का आकलन कर रही है, तो उस आकलन के आधार पर मुझे लग रहा है कि प्रियंका जी और लल्लू जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में अकेले मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे।
पांडे साहब, आपके अंदाज से उत्तर प्रदेश चतुष्कोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? चतुष्कोणीय संघर्ष तो मेरे देखिए, आज की स्थिति तो यह बन रही है कि बसपा अगर संघर्ष में भी उसको माना जाए तो चौथे नंबर की पार्टी है। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है। बसपा की स्थिति बड़ी डावाडोल है और जनता जान चुकी है कि यह बसपा मतलब वोट किसी का, पैसा किसी का, वो सब बातें कहना बहुत उचित नहीं हमको लगता है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेकिन यह सही है कि बीजेपी से लड़ाई हमारी होगी कांग्रेस की, और त्रिकोणात्मक लड़ाई में सपा भी रहेगी। पांडे साहब, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स बहुत करवाई हुई है, परशुराम पॉलिटिक्स बहुत करवाई हुई है। आप हमारे साथ बैठे, आप भी उसी समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से। कांग्रेस में प्रमोद कृष्णन साहब, जितिन प्रसाद साहब डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, जूम के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, ब्राह्मण जोड़ो अभियान पे बात हो रहा है, पहले से इस मूवमेंट को चला रहे हैं। ये बीच में मामला तेजी से आया, चूंकि 84-80 में आप जाइए तो ब्राह्मण कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था। अब भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक। नाराजगी का आलम यह है कि वो नेशनल पार्टी के साथ जाएगा या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या बीएसपी के साथ जाएगा। सब सारे तीनों राजनीतिक दलों में अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, संतोष पांडे, सब जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में है। सतीश मिश्रा साहब की टीम बीएसपी में लगी हुई है। कांग्रेस में प्रमोद कृष्णन, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, आप और बहुत सारे दीगर ब्राह्मण लीडर। तो चूंकि आप होल की बात करने वाले लोग हैं, ऐसे मामले में क्या आपका क्या रिएक्शन है, कैसे चलेंगे आप? देखिए, आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के पहले से ही ले लीजिए। अब किसी एक जात की बात तो हम लोग नहीं करते, लेकिन आपने पूछा है सवाल तो बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है और ब्राह्मण पॉलिटिक्स हमेशा राष्ट्रीय राजनीति के साथ रही है। एक ऐसा अवसर 2007 में आया था। अब उसको अगर सतीश मिश्रा जी ये कहते हो कि नहीं मेरे वजह से ब्राह्मण बसपा में चला गया, तो मैं इसको नहीं मानने को तैयार हूँ। वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ 2007 की थी कि वहाँ ब्राह्मण अपने को अकेला महसूस कर रहा था और कहाँ जाए। वह कुछ वोटर सपा के साथ ऐसे थे जिसके साथ वो एडजस्ट नहीं होना चाह रहा था। उसको ना सपा से नाराजगी थी, ना बसपा से, ना खुशी थी, दोनों से। लेकिन वो सपा के साथ कुछ ऐसे वोटर थे, असहज महसूस कर रहा था। उस वोटर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और इसलिए उनके रिएक्शन में वो चला गया बसपा में। अब उसको सतीश मिश्रा जी अगर अपनी उपलब्धि माने तो वह उनका सौभाग्य हो सकता है, उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती है। और सतीश मिश्रा जी कभी ब्राह्मण के नेता नहीं हो सकते हैं। सतीश मिश्रा के ब्राह्मण के किसी भी योगदान में क्या आते हैं? पूर्वांचल के कई जिले को जानते हैं, पश्चिमा के कई जिलों को जानते हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द के छोड़ दीजिए तो कई जिलों को जानते हैं। लखनऊ दिल्ली, इसके बाद क्या जानते हो? और दूसरी चीज़, अगर ब्राह्मण इस बार यह सही है कि ब्राह्मण राजनीति थोड़ा उफान पे 14% से ज़्यादा इनकी संख्या है, और इस संख्या में जिस तरह से चल रहा है वो राष्ट्रीय राजनीति की ओर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अपने को काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हालांकि अत्याचार तो ब्राह्मण पे भी हुआ है, दलित पे भी हुआ है, पिछड़े पर भी हुआ है, अल्पसंख्यक पर भी हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि केवल ब्राह्मण पे ही अत्याचार हुआ है, लेकिन ब्राह्मण अपने इस उपेक्षा और इस अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से निश्चित नाराज है। और मैं समझता हूं जिस ब्राह्मण को कहा जाता है कि 90% वोट बीजेपी को देता था, आज वह 9% देगा कि नहीं, इस पर यह विचार का प्रश्न होगा, और वह बैक कांग्रेस में आएगा। पांडे साहब, कोरोना काल में आपकी कैसी एक्टिविटी है, क्या कर रहे हैं, अपनी जनता के साथ कैसे काम कर रहे हैं? अब देखिए, जनता के साथ तो गांव की जनता है, सब लोग जूम ऐप या स्काइप तो है नहीं, तो हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं। और अब जब से इधर थोड़ा सा मामला 1 महीने से नॉर्मल, मतलब जैसे लॉकडाउन खुला है, तो मैं तो यहाँ से हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रहता हूँ आजमगढ़ में, और दूर से दूरी बना के जो भी हमारे सरकार का निर्देश है उसका पालन करते हुए लोगों से मिलना होता है। और उससे मिलने के आधार पे आपसे ओपी जी मैं कह रहा हूँ कि स्थिति ये हो रही है कि लोग कांग्रेस को अब आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। जहाँ हम लोग जाते थे कोई पूछते नहीं थे, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं। आज वह लोग आशा भरी, उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं, मिलते हैं, बैठाते हैं, हाल पूछते हैं। तो हमें लग रहा है कि आज कांग्रेस की स्थिति फिर 84 जैसी ही होने जा रही है। और वो क्योंकि उनको अब लग गया कि सपा हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, सबको उन्होंने कई बार देख लिया, 1-2 बार नहीं, कई बार देख लिया, 4-4 बार देख लिया इन लोगों को। अब ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति बहुत मजबूत आगे दिख रही है। पांडे साहब, आप फुल टाइमर पॉलिटिशियन माने जाते हैं, पूरा समय सियासत को देते हैं। इस माहौल में आपका परिवार, आपके बच्चे, खासकर आपकी धर्मपत्नी, आपको
सियासी जीवन में जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में कैसे सहयोग करते देखिए, मेरे पूरे परिवार का मेरे साथ सहयोग रहता है। और चूँकि पत्नी लखनऊ भी रहती हैं, गांव पे भी रहती हैं, चूँकि गांव पे भी हमारा अपना खेती-बाड़ी का सब बड़ा काम है, तो वहाँ भी देखना होता है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं है और बच्चे भी अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राजनीति बड़ी खर्चे की चीज़ होती है और उस राजनीति में मैं फुल टाइमर हूँ। मैं कोई और ना मेरा बिजनेस है, ना कोई ऐसा काम है। और ऐसे स्थिति में पूरा परिवार, जो मेरे भाई लोग हैं, परिवार लोग हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। मेरी माताजी, चूँकि मेरे पिताजी डॉक्टर रहे, पेंशनर हैं, तो उनका सहयोग सबसे ज़्यादा मेरे लिए रहता है। तो कभी हमको ईश्वर की कृपा से आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। पांडे साहब, आपने यूपीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, 84 में एमपी रहे, संतोष सिंह के साथ काम किया, राम नरेश यादव जी गवर्नर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, भले वो जनता पार्टी से हाँ, कांग्रेस में लंबा समय दिया। चंद्रजीत यादव जी भारत सरकार में स्टील एंड माइंस मिनिस्टर रहे, बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन रहे, मोतीलाल वोरा साहब प्रियंका जी के साथ काम कर रहे हैं, राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसी याद जो आपको कांग्रेस से मानसिक रूप से जोड़े हैं, कुछ बताना चाहिए? राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई थी 10 जनपद में। लोग बारी बारी से मिल रहे थे और संजोग से मेरे आजमगढ़ के 4 लोग और मिल रहे थे, लेकिन उनका ग्रुप, जैसे उनके अपॉइंटमेंट्स अलग से थे, मेरे अपॉइंटमेंट्स अलग से थे, मैं अकेला था, मिल रहा था और कुछ अपने ज़िले की समस्या और कुछ बातें उनसे करना चाहा। बड़े नेताओं के भी बारे में मैंने बात किया। राहुल जी का एक जवाब जो उन्होंने मुझको दिया कि वक्त आने पर सब ठीक हो जाता है, के तुम चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा, मेहनत करते रहो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब कितना हौसला और कितनी बुलंदी इस आदमी ने दिया। आज चाहे जो लोग भी कहें, आज कोरोना काल में ओपी जी आपने देखा होगा, जितनी चीजें मार्च से वो कहते चले आ रहे हैं, वही देश पे गुजर रही है। ट्रंप के कार्यक्रम को उन्होंने आगाह किया मोदी जी को, लेकिन मोदी जी की अहंकारी सरकार, अहंकारी प्रधानमंत्री उनकी एक भी बात को नहीं सुने। लेकिन जितनी अर्थव्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने कहा, आज भी वो जो कह रहे हैं वही होने जा रहा है। लेकिन यह अहंकारी सरकार विपक्ष को कैसे श्रेय दे दे। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल जी की दरिया दिली और उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी सारी चीजें जिस तरह की हैं, वह आने वाले दिन में भारत के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद पांडे साहब। थैंक यू। ये थे कृष्णकांत पांडे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन। शख्सियत के अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।